वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज की क्लास में भारत के जितने भी आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में शामिल हैं और जहां से आपके सीधे प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं, उन सभी बातों पर आज बात करेंगे। हालांकि आज की क्लास में मुझे भारत के जीआई टैग को पढ़ाना था, लेकिन मैंने जीआई टैग को रोक रखा क्योंकि इसको बाद में मैं पढ़ा दूंगा। और आज आप लोगों को क्लास में दो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। एक होगा आज कि भारत के जो 75 आर्द्र भूमियां जो रामसर साइट में शामिल हुए हैं, ठीक है, इनसे जुड़े जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बनने की संभावना होती है, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बाघ गणना रिपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि यह दो टॉपिक जो है यह फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित था और ये दो बचा हुआ था, तो हम सोचते कि जीआई टैग पढ़ा देंगे तो ये दो बचा रह जाएगा। फिर इसको बाद में पढ़ाना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता था, इसलिए मैं सोचा कि एक जगह कोई इकट्ठा पढ़ा दूं पहले। और कल की क्लास में भारत सरकार या राज्य सरकारें द्वारा जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, उन सभी ऑपरेशन पे हम बात करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन सतर्क क्यों चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, इन सभी जो ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था, ये सभी मुद्दों पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आ जाइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे हम भारत के, जैसे कि स्वतंत्रता के जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई इस बार, उसमें उसी उपलक्ष्य में भारत में 75 रामसर साइट शामिल हो गए। हालांकि जुलाई 2022 तक 49 स्थल भारत के यानी 49 आर्द्र में जो था वह भारत के रामसर साइट में शामिल था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो भारत के 75 जो आर्द्र भूमियां जो हैं वह रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। और इनसे जो आर्द्र भूमि क्या होता है, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि बात कर लेंगे, ताकि करेंट की क्लास के साथ साथ आपको अगर ये याद करते हैं कि भारत में 75 रामसर साइट हैं, फलना ये है, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि ये है, लेकिन आपको जब पता ही नहीं होगा कि आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि के लिए सम्मेलन क्या हुआ था, सम्मेलन कब हुआ था, भारत इसमें कब शामिल हुआ, ये सब अगर नहीं जानेंगे तो आपके लिए क्या होगा, एक डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए मैंने आज की क्लास में, हालांकि जो कल से जो क्लास चलेगी उसमें हम कोई पृष्ठभूमि नहीं बताएंगे, कल से सीधे आपका जो आपके करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इधर जो भारत का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा है, यानी भारत के जो वन रिपोर्ट पढ़ा है, इस कारण से आपके थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम बताए भी हैं। हालांकि उन छात्रों को दिक्कत महसूस हुई होगी जो क्या होंगे, पुराने होंगे, उनको लगा होगा कि सब क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोग के साथ सभी को लेकर चलना है। इस मुद्दे से थोड़ा सा हम आपके आर्द्र भूमि पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्र भूमि होता क्या है। आर्द्र भूमि कहता है कि आर्द्र भूमि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है या अस्थायी पारिस्थितिकी या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी आप बोल देते हैं कि ऐसा परितंत्र होता है जहां क्या होता है, वर्ष भर वह क्षेत्र क्या हो, जल से ढका हो। यानी ऐसे क्षेत्र में क्या हो, आपका लंबे समय से अगर हम बात करें तो आप ऐसे करते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर क्या है, बहुत लंबे समय से भी या किसी मौसम विशेष में यह क्षेत्र क्या होता है, जल से क्या होता है, ढका होता है, यानी जल से क्या होता है, उसमें प्लावित होता है, और यानी इस क्षेत्र जो होता है वह जलमग्न होता है। इसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। क्योंकि आर्द्र भूमि का होता है जो इस क्षेत्र होगा, इसमें कोई विशेष वनस्पति और विशेष प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पन्न होंगे। या अगर हम रामसर साइट की परिभाषा, रामसर संधि जो हुआ था, बताएंगे कि रामसर संधि क्या होता है। इस संधि को ऐसा कहा गया कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो एक वर्ष में 8 महीना क्या हो, जल से भरा रहता हो या जल से प्लावित रहता हो या जलमग्न रहता हो, तो वैसे क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में आर्द्र भूमि के नाम से क्या होगा, संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यह आपका आर्द्र भूमि से जुड़े परिभाषा हो गया। क्या याद रखना है आर्द्र भूमि के बारे में, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें अस्थायी रूप से, यानी लंबे कई दशकों से या 5 साल से या 10 साल से क्या हो, वह क्षेत्र क्या हो, जलमग्न हो, या किसी मौसम विशेष में वह क्षेत्र जो है वह क्या होता है, जल प्लावित रहता है, तो इसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। यह समान परिभाषा हो गया। लेकिन रामसर संधि के अनुसार यह परिभाषा दिया गया कि कोई भी परितंत्र का वह भाग जो वर्ष का 8 महीना जो है वह जल से प्लावित रहता है, जलमग्न रहता है या जल से ढका रहता है या जल से भरा रहता है, वैसे क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जा सकता है। और इस कारण से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक आपका ईरान के रामसर, आई बात करेंगे, ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा।
और यह क्षेत्र जो होता है क्या होता है, इस क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु ही क्या होते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। और इस क्षेत्रों को क्या होता है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, इसी को आर्द्र भूमि कहा जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारत में पहले जो था जुलाई 2022 तक अगर बात करते हैं तो जुलाई 2022 तक भारत के 49 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान डेटा यह है कि भारत के 75 आर्द्र भूमि को क्या है, रामसर साइट में शामिल किया गया है। और आपको याद रखना है कि सबसे अंतिम जो है आर्द्र भूमि स्थल कौन है, यह बताते हैं। यहां तक आपका क्या होगा, बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं आज के करंट के मुद्दे पे। लेकिन अभी तक आप YouTube पर मिश्रा सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होता है, और हमारा मकसद होता है कि इसमें हम जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक जितने करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यह लेक्चर नंबर आपका 4 का पार्ट क्या होगा, 2 होगा। कल जो होगा हम विभिन्न प्रकार जो ऑपरेशन है उसको बात करेंगे। और आइए, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 फरवरी 1971 की बात है। क्या है, 2 फरवरी 1971 की बात है। ईरान की एक शहर है, ईरान के क्या है, एक शहर है, शहर का नाम है आपका रामसर। कहा गया कि 2 फरवरी 1971 की बात है। ईरान के एक शहर का नाम है रामसर। इस शहर में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, इस शहर में एक सम्मेलन हुआ। और सम्मेलन जो हुआ उसमें कहा गया कि जो आर्द्र भूमि है इनको क्या किया जाए, सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। यानी क्या कहा गया कि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान की रामसर में एक सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में कहा जाता है कि भारत के अलावा विश्व के जितने भी आर्द्र भूमियां स्थल जो है उनको सुरक्षित या संरक्षित किया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक समझौता हुआ। वह समझौता जो है वह 1900 क्या हो गया 75 में क्या हुआ, लागू हुआ। क्या हो गया, 1975 में लागू हुआ। 1 मिनट, ठीक है। कहता है कि यह समझौता जो हुआ था वह 1971 में हुआ। इसमें विश्व के कई सारे सभी देश क्या हुए थे, भाग लिए थे करीब। इसमें कहा गया कि जितने भी विश्व के आर्द्र भूमि जो स्थल है, जो अभी बताएं कि आर्द्र भूमि की परिभाषा क्या है, आप समझ जाओगे। कहा कि 1971 में सम्मेलन हुआ और इसी वर्ष से यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। और यह समझौता जो है 1975 से प्रभावी हुआ। हालांकि भारत जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर साइट में जो है 1982 ईस्वी में क्या किया, इस समझौते पे क्या किया, हस्ताक्षर किया। अगर पूछ दिया जाए कि आपके भारत जो है वह रामसर साइट में जो है सम्मेलन में है कब हस्ताक्षर किया, तो 1982 ईस्वी में। यानी भारत में जो है या 1982 से भारत में क्या होगा, शामिल हो गया। यानी अभी तक 3 फैक्ट क्या, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर में एक संधि हुआ, एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कहा गया कि आज विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि जो स्थल है उसको सुरक्षित या संरक्षित किया जाए। और इसकी जो समझौता जो हुआ, यह समझौता 1975 से प्रभावी हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। इतना कंप्लीट हुआ। 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह आपके आर्द्र भूमि पर हुआ। भारत में बात किया जाए, अगर लेटेस्ट डेटा देखें तो भारत की थोड़ा सा हम बात करते हैं। फर्स्ट
भारत का अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी भारत के 75 जो आर्द्र भूमि को आपका रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर पहला स्थल की अगर बात करें, भारत का फर्स्ट स्थल की बात करें तो आपका कौन है? चिल्का है, चिल्का झील है, चिल्का झील है। और सबसे लास्ट अगर बात किया जाए तो 75वां स्थल जो है क्या है? 75वां स्थल जो है वह कौन सा है? यह जम्मू कश्मीर का है और यह है आपका सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र। यानी आपका जो 75वां जो स्थल है वह आपका है सालबुग आर्द्र भूमि क्षेत्र। और जो कि 74वां की अगर बात कर लेंगे तो 74वां भी आपका जम्मू कश्मीर का ही है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या है? हाइपा है। हाइपा क्या है? आपका हाइपा है, हाइपा नहीं सॉरी हाइगम है, हाइगम हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। और अगर और हम इस मुद्दे पे बात करेंगे तो भारत में किस राज्य की सर्वाधिक स्थल को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा कि सबसे तमिलनाडु का है। तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ के 14 स्थल को क्या है? आपको रामसर साइट में शामिल किया गया है। दूसरा नंबर पे जो है आपका अगर बात करेंगे तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। और भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां के 10 आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। जो यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे वो एक बार जो उत्तर प्रदेश के जो 10 लिस्ट हैं उसको आप क्या करेंगे? एक बार अपने सनसनी निगाहों से देख लेंगे। ठीक है ना। अगर थोड़ा सा यह आप क्या आज बात की कि भारत में इंडिया में जो है वो 75 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। पहला जो है भारत का जो पहला स्थल जो रामसर साइट में शामिल हुआ था वो है चिल्का झील। 75वां जो है वह भी जो आपका क्या है अक्टूबर में शामिल किया गया है। और यह जो है आपका सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र। और 74वां बता दिए कहीं पूछ लिया जाए तो हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है। और भारत के सर्वाधिक जो स्थल जो रामसर साइट में शामिल है वह तमिलनाडु का है और वह 14 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और सेकेंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। थोड़ा सा और हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि बात कर लिया जाए क्या है? अगर बात कर लिया जाए भारत का सबसे बड़ा अगर बात कर लिया जाए इंडिया के पर से बात कर रहे हैं। हालांकि आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि विश्व के किस देश का पहला स्थल रामसर साइट में शामिल किया गया था। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के है, लेकिन स्थल का नाम नहीं बताएंगे, वो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो स्थल जो है आर्द्र भूमि स्थल जो है वह आपका है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है। अगर सबसे छोटा भी देख लेते हैं तो जब बड़ा देखें तो छोटा भी देखना फर्ज बनता है। तो छोटा जो है वह आपका जो है रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड यानी वेटलैंड का हिंदी होता है आपका आर्द्र भूमि। ठीक है ना। इसके बाद अगर कि सबसे कृत्रिम देखें भारत को पहला जो कृत्रिम स्थल या भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो रामसर साइट में शामिल किया गया है वह आपका जो है हरिके बैराज है। यह आपके आर्द्र भूमि से जितनी भी आपकी परीक्षा में इससे बाहर आप 75 साइट को आप याद नहीं करेंगे क्योंकि इतना कोई मकसद नहीं निकलता है। इतने से आपके जो होगा आपका प्रश्न जो होगा वह सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ हम आते हैं सीधे आपके बाघ गणना रिपोर्ट पे। जल्दी से लिखें। आइए बाघ गणना रिपोर्ट। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो बाघों की संख्या जो है वह आपका 2967 है। 2967 है। यानी भारत में अगर बात करें बाघों की अगर संख्या की अगर बात करेंगे
तो बाघों की संख्या जो है वह आपका 2967 है। अगर हम बात करें विश्व के विश्व के कुल बाघ का 70% जो बाघ है वह भारत में निवास करता है। आप जो नोट्स बना रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखते चलिए ना। पहला पता है बाघ गणना की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बाघ गणना भारत में जो बाघों की जो संख्या है वह 2967 है और विश्व के कुल बाघ का आपका 70% जो बाघ जो है वो क्या करता है, भारत में निवास करता है। और अगर हम बात करेंगे राज्य की, देखिए कि सर्वाधिक जो है बाघों की संख्या किस राज्य में है, सर्वाधिक संख्या की घटते क्रम में क्या है, घटते क्रम में। तो अभी हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पे जो अगर बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे जो बाघ की संख्या जो है वह आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। तीसरा नंबर पे बात करेंगे उत्तराखंड में है और चौथा नंबर पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और पांचवा नंबर पे अगर बात करेंगे तो आपका बिहार है। यानी सर्वाधिक जो बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद बिहार में है। इसके अलावा थोड़ा सा आप लिखिए, उसको फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम ट्रिक बताएंगे कैसे आपको याद रखना है। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, कर्नाटक में आपका 524 बाघ है, उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो 442 बाघ है, उत्तर प्रदेश में जो है वह 173 बाघ है और बिहार में अगर बात करेंगे तो आपका 31 बाघ है। यही बता दिए कैसे याद रखेंगे। अभी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बताने से पहले अभी तक यूट्यूब पर आपका मिश्रा सर का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हम आगे बढ़ते चले। उसके बाद आइए बिहार की बात कर लिए। उसके बाद इसका ट्रिक जो है, ट्रिक क्या रखना है, मकूब याद रखिएगा, मकूब, ठीक है ना, मकूब। लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में याद रखिएगा, जोड़िएगा। एम से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, के से क्या हो जाएगा कर्नाटक, यू से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, यू से क्या होगा यूपी और बी से क्या होगा बिहार। यह आपका ट्रिक है कि भारत के जिन राज्यों में बाघों की संख्या क्या है। जैसे कि सर्वाधिक बाघ जो है आपका एम फॉर मध्य प्रदेश, के फॉर कर्नाटक, यू फॉर उत्तराखंड, यू फॉर यूपी और बी फॉर बिहार। यानी मकूब क्या याद रखना है, मकूब याद रखना है। और यह आपके भारत के जो बाघ गणना जो रिपोर्ट था उसके बारे में हम बात किए, ठीक ना। उसके बाद और हम बात करेंगे कुछ कि भारत का 3 ऐसे, याद रखो क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। मकूब ठीक क्या केस का, मकूब 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। मकूब ठीक है। कहता भारत के 3 ऐसे अभयारण्य, 3 अभयारण्य ऐसे अभयारण्य जहां एक भी बाघ नहीं है, जहां एक भी बाघ नहीं है, बाघ नहीं है। एक है आपका डाम्फा अभयारण्य, दूसरा है आपका बुक्सा अभयारण्य। कैसे याद रखेंगे अभी ठीक बताएंगे, बुक्सा अभयारण्य। तीसरा जो है आपका पलामू अभयारण्य, ठीक है। अगर डाम्फा अभयारण्य जो है यह आपका मिजोरम में है और बुक्सा अभयारण्य जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में है और पलामू अभयारण्य जो है यह आपका झारखंड में है। क्या है, झारखंड में है। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा। देखिए ट्रिक यहां पर लिख दिए।
आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा के जो अंकल थे वो क्या थे, जो डांस से प्रसिद्ध, उनका नाम क्या था? डब्बू अंकल। क्या था? डब्बू अंकल। डब्बू अंकल थे। डब्बू अंकल ने अपने साले के शादी में गए, वहां पे गोविंदा के गाने पे जो डांस किए और उनका डांस क्या हो गया था, वायरल हो गया था। और हालांकि ध्यान रखिएगा कि बचपन से ही वो क्या थे, डांस के शौकीन थे। और यहाँ तक उनकी जो माँ भी थी ना, वो भी क्या थी, भारतनाट्यम डांस करती थी। तो ये डब्बू अंकल क्या गए, अपने साले के शादी में गए। जब ये साले के शादी में गए, वहां पे गोविंदा का जो गाना बजा, तो वहां पे इन्होंने डांस किया। और इनका डांस जो है आप सबको पता होगा कि किसी लड़के ने इनका वीडियो बनाया और उनको वायरल कर दिया। वह इतना प्रसिद्ध हो गए और क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, उनका नाम वायरल हो गया। तो डब्बू अंकल जब उनका नाम वायरल हुआ तो उनसे गोविंदा, सलमान खान सब बोले भैया हम आपसे मिलने के चाहते हैं, आप आइए महाराष्ट्र। तो उन्होंने क्या किया, एक बार गए महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, कई सारे एक्टर से बॉलीवुड के मिले और उनको फिल्म में काम भी मिल रहा था। तो डब्बू अंकल ने जब गाना बजा, उन्होंने डांस किया, उनका वीडियो वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद उन्होंने मुंबई गए। और मुंबई क्यों गए, मुंबई गए, फिर वहां से अपना आए और फिर सब दिन के लिए वो प्लान कर गए कि वहीं जाकर क्या करेंगे, एक्टर का काम करेंगे, वहीं आपका फिल्म में काम करेंगे। तो याद रखिएगा कि डब्बू अंकल जो थे वह पलायन कर गए। कहां से? पलायन कर गए। कहां गए थे? मध्य प्रदेश के विदिशा से। कहां पलायन कर गए? महाराष्ट्र पलायन कर गए। तो ये डब्बू अंकल से क्या कर गए, पलायन कर गए। इतना याद रखेंगे। तो भारत के 3 टाइगर रिजर्व जहां पे एक भी बाघ नहीं है, वह आपका है कौन? डब्बू। से क्या रखेंगे, क्या रखेगा? डम्फा अभ्यारण्य। क्या रखेगा? डम्फा अभ्यारण्य। और बू से क्या रखेगा? बुक्सा अभ्यारण्य। बू से बुक्सा अभ्यारण्य। अंकल से नहीं आ रहे हैं, अंकल तो हम लोग बोल दिए। अब पलायन, से पला से क्या हो गया? पलामू अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? झारखंड में। यानी भारत के 3 ऐसे अभ्यारण्य जहां पर एक भी बाघ नहीं है, वह आपका कौन है? डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा क्या है, दूसरा है आपका बुक्सा अभ्यारण्य और तीसरा जो है आपका पलामू अभ्यारण्य। और अगर याद करें, भारत के कुल बाघ का 63% जो बाघ जो है वह टाइगर रिजर्व में निवास रहते हैं। क्या है? टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, यानी भारत का 63% जो बाघ जो है, भारत के कुल बाघ का 63% जो है वह टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में निवास करते हैं। और भारत में अगर टाइगर रिजर्व की संख्या बात करें, टाइगर रिजर्व का, तो भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वह अभी वर्तमान में जो है वह 53 है। और सबसे अंतिम जो है वह आपका छत्तीसगढ़ का है। वह आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। वह यहां तक बता दिए कि वह छत्तीसगढ़ में है। और भारत में कितने टाइगर जो है? 53 है। अंतिम कौन है? छत्तीसगढ़ में है। नाम क्या है? नाम आप बताने का प्रयास करेंगे तो कल की क्लास में हम आप सभी को बता देंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। और अब उसके बाद कल की क्लास में भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य मंत्रालयों के द्वारा जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। उन सभी ऑपरेशन का बताएंगे कि यह ऑपरेशन जो है किनके द्वारा चलाया गया है, उसके बाद उनका उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन क्यों चलाया गया, जैसे कि ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया, ऑपरेशन नन्हा परिस्थिति क्यों चलाया गया, ऑपरेशन सतर्क क्यों चलाया गया, ऑपरेशन परिवर्तन क्यों चलाया गया। इन सभी मुद्दों पर हम कल डिटेल चर्चा करेंगे। हाँ, कल से आपके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करंट अफेयर जो है जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक क्या कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मिस्टर सिंह चैनल को तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो।